इंक्रीज कर दीजिए एक बार। देखिए आवाज आ रही है आप सभी को एक बार? ठीक है। देखो हम कहाँ आ गए थे, हम डेफिनेशन क्लॉज में आ चुके थे। कहाँ आ चुके थे? डेफिनेशन क्लॉज में आ चुके। डेफिनेशन क्लॉज में हमने एप्लीकेंट की, डिफेंडेंट की, प्लेंटिफ की, है ना, ये सब की डिपेंडेंट व्हाट इंक्लूड्स और ईजमेंट की जो हार्ड हार्ड डेफिनेशन है वो पढ़ ली थी। अब थोड़ी सी एक दो डेफिनेशन है और वो देख लेते हैं। देखिए देखिए कल तक की क्लास में आप लोगों ने यदि फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो तो एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी देख लेना जरूर से। क्या कर रहे थे हम डेफिनेशन क्लॉज में जब आए थे तो हमने जो डेफिनेशन छोड़ी थी वो देखी। हमने सबसे पहले एप्लीकेंट की डेफिनेशन पढ़ी, एप्लीकेंट में हमने पढ़ लिया था कि जिससे ड्राइव राइट, मतलब देख लेना जो देख के हम कल पढ़ चुके थे। एप्लीकेशन में पेटिशन इंक्लूडेड हम पढ़ चुके थे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हुंडी और चेक्स इंक्लूडेड है, ये पढ़ना हमें बाकी था। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है? हुंडी, हुंडी और चेक, ये इंक्लूडेड। अब देखो बॉन्ड, देखो बॉन्ड मतलब अपन क्या, बॉन्ड कहने को तो ऐसा लगता है कि चलो बॉन्ड है, बॉन्ड कहने को क्या है? ऑब्लिगेशन है। क्या है? एक बार सब हैंड रेस करो, याद रखोगे बॉन्ड एक ऑब्लिगेशन। ठीक है, माइंड में सोच लो बॉन्ड में आपको जब भी बॉन्ड दिखे तो ऑब्लिगेशन ही तो होता है, मतलब एक व्यक्ति अपना अपने आप को ऑब्लाइज कर रहा है। देखो मैं जो बोल रही हूँ वो सुनना कि कैसे याद करोगे कि बॉन्ड एक ऑब्लिगेशन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति क्या बोल रहा है कि जो चीज उसमें लिखी है, देखो मान लो कि जो चीज उसमें लिखी है यदि मैंने कंप्लीट कर दी तो भी बॉन्ड वॉइड हो जाएगा। भाई हो जाएगा ना। आपने यदि वैसे मैंने बोला कि 3 साल तक तुम कुछ किसी भी तरीके का पब्लिक न्यूसेंस नहीं फैलाओगे, यदि मैंने 3 साल तक उसको पब्लिक न्यूसेंस को नहीं फैलाया तो भी क्या हो जाएगा? वो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, एक बार सब हैंड रेज करो। सेंटेंस समझ में नहीं आएगा आपको उसको, क्योंकि पढ़ने में कि यदि मैंने उसमें लिखा है कि 3 साल तक तुम गुड बिहेवियर रखोगे, 3 साल तक मैंने गुड बिहेवियर रखा, इसका मतलब बॉन्ड खत्म हो चुका है। और सुनो कि यदि मैंने 3 साल से पहले भी, 3 साल से पहले भी यदि क्या कर दिया, गुड बिहेवियर तोड़ दिया, मतलब मैंने 1 साल बाद ही अपने गुड बिहेवियर नहीं रखा, तो भी तो वो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा, तो भी तो वो बॉन्ड बॉन्ड जीरो हो जाएगा ना। समझो, जो चीज उसमें लिखी है उसके कंप्लीट होने पे भी वो बॉन्ड बॉन्ड क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और जो चीज उसमें लिखी है उससे पहले तुमने उसको तोड़ दिया तो तुम्हारा बॉन्ड वॉइड होगा नहीं होगा? एक बार सब हैंड रेज करो, मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे मान लो कि 1 साल पहले यदि मैंने 1 साल पहले, 1 साल बाद ही उस बॉन्ड को तोड़ दिया, मतलब 1 साल बाद ही मैंने क्या कर दिया, गुड बिहेवियर जो पीस है मैंने नहीं रखी, अब उस बॉन्ड की कोई वैल्यू है क्या? पद्मिनी मैम, इमरान सर, गरिमा मैम, दोनों चीजें समझ में आई मैंने क्या बोला? यदि मैंने वो जो चीज उसमें लिखी है वो चीज भी कर दी तो भी बॉन्ड वॉइड हो जाएगा, और जो चीज उसमें लिखी है उसको तोड़ भी दिया तो भी बॉन्ड वॉइड हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है आज। सुनना, एक इंसान है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा, देखो बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने आप को ऑब्लाइज करता है। क्या करता है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला, मतलब यही है कि तुम 50,000 का बॉन्ड भर के जाओ, यही भरवाते ना। अपन बोलते हैं कि 50,000 का बॉन्ड भर के जाके तू गुड बिहेवियर करेगा। तो क्या लिखा है कि एक बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं को ऑब्लाइज करता है क्या करने के लिए? पे मनी टू अनदर, to pay money to another on condition that the obligation shall be void is if specified act is performed। देखिए बातें समझी। मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पारुल हूँ, मैं मुझे किसी कोई पुलिस पकड़ के ले गई, चलो मान लो पुलिस पकड़ के ले गई और वो मुझसे बोल रहा है कि तू 50,000 का बॉन्ड भर। तो मैं क्या कर रही हूँ? अपने आप को ऑब्लाइज कर रही हूँ। ऑब्लाइज हिमसेल्फ लिखा है वहां, तो मान लीजिए पारुल एक लड़का ऑब्लाइज हिमसेल्फ टू पे, मैं क्या कर रही हूँ? अपने आप को ऑब्लाइज कर रही हूँ टू पे मनी टू अनदर, कि भाई मैं स्टेट को पैसे दे दूंगी, टू पे मनी टू अनदर। और ये जो कंडीशन है, ये जो 50,000 रुपए देने की कंडीशन है, कब 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 वॉइड हो जाएगी? ये कंडीशन कब वॉइड हो जाएगी? जो चीज उसमें लिखी है उसको परफॉर्म कर दिया जाए, जो चीज उसको लिखी है उसको परफॉर्म कर दिया जाए। अब पढ़ो वापस कि बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जब उसमें एक व्यक्ति स्वयं को ऑब्लाइज करता है कि भाई मैं तुझे पैसे दे दूंगा उस कंडीशन पे कि ये ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा, ये ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा यदि स्पेसिफाइड
एक्ट परफॉर्म कर दिया गया। जैसे मैंने कहा कि पारुल जैन बोल रही है पुलिस वाले को कि यदि मैं तुझे 50,000 50,000 देने का बॉन्ड भर के जा रही हूँ, यदि मैंने स्पेसिफाइड एक्ट जो लिखा है वो परफॉर्म कर दिया तो ये जो ऑब्लिगेशन है वो वॉइड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? यदि मैंने 3 साल तक गुड बिहेवियर रखा तो ये जो ऑब्लिगेशन है वॉइड हो जाएगा ना? सब एक बार हैंड रेज कर दो। भाई मैं 3 साल तक चुप हूँ, पीसफुल में हूँ, शांति से हूँ, तो ये ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा। और मान लीजिए, ठीक है, अब देखिए, ये ये जो ऑब्लिगेशन है, मान लीजिए अब मैंने कहा कि यदि ये एक्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है, यदि ये ऐसा एक्ट परफॉर्म कर नहीं किया जाता है, मतलब मैं 3 साल तक गुड बिहेवियर को परफॉर्म नहीं करती हूँ, तो भी ये बॉन्ड वॉइड हो जाएगा। अपन इसको क्या बोलेगा? पुलिस वाला बोलेगा एक तो तू आ 50,000 दे और न्यू बॉन्ड भर। क्या कर, ये जो तुम्हें 50,000 का ऑब्लिगेशन है तो भी ये वॉइड, मतलब वो जो बॉन्ड है वो तो वॉइड हो ही जाएगा। वो बॉन्ड वॉइड हो जाएगा क्योंकि मैंने कंडीशन फुलफिल नहीं करी। पुलिस वाला बोलेगा कि तू नया बॉन्ड भर के जा, नया बॉन्ड भर के जा या 50,000 रुपए दे के जा। ठीक है, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ये मैंने इस तरीके से याद करा था, आपकी मर्जी है वैसे याद कर सकते हो कि बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वयं को ऑब्लाइज करता है। क्या ऑब्लाइज करता है? कि मैं क्या कर दूंगा, एक मनी दूसरे मनी को दे दूंगा। मतलब एक मनी, जो अपनी मनी है मैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दे दूंगा, दूसरे व्यक्ति को जैसे पुलिस वाले को मैं दे दूंगी। और ये जो ऑब्लिगेशन है ये वॉइड हो जाएगा। कब वॉइड हो जाएगा? मैंने कहा था मैं 3 साल तक गुड बिहेवियर रख दूंगी, तो मैंने स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म कर दिया, मैं चुपचाप रही 3 साल तक, पीसफुल रही, तो ये बॉन्ड वॉइड है, नहीं देना पड़ेगा मुझे 50,000। और मान लीजिए कि मैंने ऐसा नहीं किया तो भी ये बॉन्ड वॉइड है, क्योंकि वो पुलिस वाला क्या बोलेगा? नया बॉन्ड भर के जा। क्या बोलेगा? नया बॉन्ड भर के जा या 50,000 दे के जा। समझ में आ गया क्या? विनी मैम, जिससे मैं पूछ रही हूँ, जिससे कुछ बहुत सारे बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं, रिकॉर्डेड। सुपर्ब, सौम्या मैम, सानिया मैम, अश्मिता मैम। अब जिसको समझ में नहीं आया, अब जो लेट ज्वाइन हुआ है देखो उसको समझ में नहीं आया होगा, वापस बता देती हूँ कि बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा एक पर्सन ऑबलाइज करता है खुद को। ऑबलाइज करता है खुद को, क्या ऑबलाइज करता है? कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा। सामने वाले व्यक्ति को बोल रहा है कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, और ये जो ऑब्लिगेशन है ये वॉइड हो जाएगा। ये बस सिंपल से याद कर लो कि ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा यदि तुमने कुछ एक्ट परफॉर्म किया या तुमने एक्ट परफॉर्म नहीं किया। यदि तुमने एक्ट परफॉर्म किया और एक्ट परफॉर्म नहीं किया तो ये ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा एज द केस में। अब वापस यदि एक बार अपन लास्ट बार समझ लेते हैं, बार बार मन में डाउट होता है। जैसे मैंने कहा, मैं पुलिस वाले को बोल रही हूँ, पुलिस वाला मुझको बोल रहा है तू 50,000 का बॉन्ड भर के जा। तो बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसमें पुलिस वाला बोला कि यदि तूने, ऐसे बोल रहा है पुलिस वाला कि यदि तूने शांति बनाए रखी, यदि तुमने शांति बनाए रखी तो तुझे ये ऑब्लिगेशन पे करना पड़ेगा। क्या? इमरान सर, विनी मैम, पे करना पड़ेगा क्या मुझे 50,000 रुपए? तो बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा पर्सन ऑब्लाइज करता है। पारुल पुलिस वाले को ऑब्लाइज कर रही है, मैं ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेट कर रही हूँ, अपने आप को ऑब्लाइज कर रही हूँ कि सर यदि मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें 50,000 दे दूंगी। पहली बात तो मैं नहीं बोला, फिर ये जो ऑब्लिगेशन है ये वॉइड हो जाएगा यदि मैंने जो तुमने बॉन्ड में लिखा है वो स्पेसिफिक काम कर दिया। क्या कहा था मुझे? शांति बनाए रखना है, शांति बनाए रखी, तो ये जो ऑब्लिगेशन है वॉइड हो जाएगा। अब पुलिस वाले ने मुझे ऐसे कहा, पुलिस वाले ने मुझे, ये तो ऐसे इस बॉन्ड में लिखा है शांति बनाए रखना है, तो ये क्या है? ऑन परफॉर्मिंग एनी एक्ट, शांति बनाए रखना है। और ये बॉन्ड नेगेटिव भी तो हो सकता है। इसके अंदर लिखा है कि तुझे हिंसा नहीं करनी है, हिंसा और मतलब दंगा फसाद नहीं करना है, ऐसे लिखा है पुलिस वाले ने उस बॉन्ड में कि तुम्हें दंगा फसाद नहीं करना है। एक तो पॉजिटिव वो लिखा, पॉजिटिव शब्द लिखा कि तुझे शांति बनाए रखनी है, और यदि मैंने 3 साल तक शांति बनाए रखी तो वो बॉन्ड का ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। और दूसरा इसने लिख रखा है निगेटिव तरीके से कि तुझे 3 साल तक दंगा फसाद नहीं करना है। अब ये बॉन्ड में क्या लिखा है? उल्टी चीज लिखी है कि दंगा फसाद नहीं करना। तो मैं जैसे उसने कहा और मैंने 3 साल तक दंगा फसाद नहीं करा तो भी वो ऑब्लिगेशन मेरा वॉइड हो जाएगा ना। एक बार अब समझ में आ गया क्या सबको? अब पढ़ लो
कि बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब क्योंकि बॉन्ड में पॉजिटिव चीजें भी लिखी हो सकती है, नेगेटिव पॉजिटिव मतलब तुझे ये करना है, यदि मैंने कर दिया तो बॉन्ड ऑब्लाइज्ड जो ऑब्लिगेशन है वो वॉइड हो जाएगा, और उसमें लिखा है कि तुझे ये नहीं करना है, यदि मैंने वो नहीं किया तो भी वो ऑब्लिगेशन क्या हो जाएगा, वो ऑब्लिगेशन वॉइड हो जाएगा. So bond is an instrument whereby a person obliges himself to pay money to another on condition that the obligation shall be void if a specific act is performed. जैसे तुझे शांति बनाए रखनी है और यदि कोर्ट उसने बोला है कि तुझे दंगा फसाद नहीं करना है, और if any specified act is not performed as the case may. मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो माइक ऑन करो और पूछ लो. ठीक है, सिंपल है, जैसे ऐसे ज्यादा पूछा नहीं आता. हमने कल किसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, हमने डेफिनेशन पढ़ ली थी प्रोमिसरी नोट्स की. प्रोमिसरी नोट्स में मैंने आपको क्या, सॉरी किसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, जिसमें मैंने आपको याद करता है पॉल्स. पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, और प्रेस्क्राइब्ड पीरियड मतलब जो प्रोविजन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है, अब अपन बाकी सब पढ़ चुके हैं. टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट से, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रस्ट से अराइज नहीं होता. बस एक डेफिनेशन बच रही है, प्रोमिसरी नोट. आपकी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टोका ए, टोका ई डिपेंडेंट, टोका एफ ठीक है ईजमेंट, टोका आई प्लेंटिफ, टोका जे पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब पीरियड. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी आपको सीरियल नंबर याद करने की जरूरत है तो कर लो, अदरवाइज मत. ठीक है, देखो प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट क्या होता है, जैसे मैं क्या कर रही हूं, दो चीजें. प्रोमिसरी नोट कैसे होता है, ऐसे मैंने ना मैंने एक प्रोमिसरी नोट दिया मोहन को, और मोहन ने मेरे को उस प्रोमिसरी नोट पे दे दिए 20,000 रुपए. प्रोमिसरी नोट का मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र. तो ये प्रतिज्ञा पत्र दो तरीके से बोल सकता हूँ. मैं बोल सकती हूँ मोहन को दो तरीके से, कि या तो मोहन को मैं बोलूंगी 3 महीने के बाद ये जो प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट में जो पैसा लिखा है मैं तुझे चुका दूंगी. और कुछ प्रोमिसरी नोट होते हैं जो भुनते हैं एट साइड. भुनना जानते हो, भुनना डिस्काउंटेड एट साइड. कैसे होते हैं, एट साइड, कि मैंने मोहन को कहा कि जैसे ही तू मुझे ये प्रोमिसरी नोट दिखा देगा उस टाइम मैं तुझे पेमेंट कर दूंगी. हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरी और मोहन की. तो मैंने कहा कि या तो मैं तुझे 3 महीने बाद इस प्रोमिसरी नोट का पेमेंट कर दूंगी, और या मोहन को मैंने बोला है कि भाई मैं तुझ पे इतना भरोसा करती हूँ कि जिस दिन तू मुझे ये प्रोमिसरी नोट दिखा देगा कि देख पारुल तेरे को मुझे पैसे देने हैं, उस दिन मैं तुझे क्या कर दूंगी, पेमेंट कर दूंगी. पढ़िए, ये होते हैं प्रोमिसरी नोट. 2-3 शब्द दिखेंगे आपको. प्रोमिसरी नोट ये एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, बॉन्ड एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है. तो प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय मेकर, मेकर कौन, पारुल, engages absolutely to pay a specified sum of money. जो प्रतिज्ञा पत्र में स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी है, वो मैं अपने आप को इंगेज कर रही हूँ कि मैं तुझे जो प्रतिज्ञा पत्र में स्पेसिफाइड मनी है मैं तुझे पे कर दूंगी. टू अनदर, दूसरे को, एट अ टाइम देयर इन लिमिटेड, क्या चीज लिखी है, जो टाइम उसमें लिमिट लिखा है, लिखा हुआ इसके अंदर 3 महीने के अंदर पारुल इसको क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी. और ऑन डिमांड, ऑन डिमांड मतलब जिस दिन मोहन मांग लेगा उस दिन पेमेंट कर देगी, और एट साइट जिस दिन मोहन ने वो प्रतिज्ञा पत्र दिखा दिया उस दिन पेमेंट कर देगी. तो क्या बोला कि प्रोमिसरी नोट एन इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय मेकर, मेकर कौन थी, पारुल ने बनाया प्रतिज्ञा पत्र. तो वेयर बाय मेकर इंगेजेस हिमसेल्फ, इंगेज कर रहा है स्वयं को, हिमसेल्फ टू पे a specified sum, to pay a specified sum, specified sum मतलब जो कहा लिखा है प्रतिज्ञा पत्र में, to another. 3 चीजों पे क्या करेगा मोहन, या तो उस प्रतिज्ञा पत्र में लिखा होगा टाइम लिमिटेड, और मोहन को मैंने बोला कि भाई मैं तेरे पे इतना भरोसा रखती हूँ, जब तू मांगेगा तब दे दूंगी, एट डिमांड, ऑन डिमांड. और मैंने मोहन को बोला मैं तुझ पे इतना भरोसा रखती हूँ, तू मुझ पे इतना भरोसा है, जिस दिन तू मुझे ये प्रतिज्ञा पत्र दिखा देगा ना उस दिन मैं तुझे पेमेंट कर दूंगी, एट साइट. ये सब आपको समझ में आ जाता है. ये 3 शब्द लिखने में जोर आने लगता है, ऑन डिमांड, टाइम लिमिटेड और ऑन एट साइट. एक बार सब हैंड रेस कर दो. अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ ली. देखो
जल्दी जल्दी पढ़ लो। एप्लीकेंट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा, एप्लीकेंट मतलब पेटिशनर, जिसके द्वारा व्यक्ति डिराइव करता है टाइटल ट्रस्टी एग्जीक्यूटर। जो कोई व्यक्ति का ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो होता है एप्लीकांट। सूट डज नॉट इंक्लूड अपील, और जो भी है अपील एप्लीकेशन सूट में इंक्लूड नहीं रहती। और हमने अच्छी अच्छी डेफिनेशन में और क्या पढ़ा, हमने डिफेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि डिफेंडेंट इंक्लूड्स जिससे एक डिफेंडेंट राइट डिराइव करता है, और डिफेंडेंट इंक्लूड्स जिससे में यदि एक डिफेंडेंट किसी व्यक्ति का ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो भी डिफेंडेंट है। फिर हमने ईजमेंट की डेफिनेशन पढ़ी कि ईजमेंट एक अधिकार है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं होता, जहां एक व्यक्ति अपने ओन बेनिफिट के लिए दूसरे की जो सॉइल बिलोंगिंग टू अनदर और एनीथिंग ग्रोइंग, एनीथिंग अटैच्ड और एनीथिंग सबसिस्टिंग लैंड ऑफ अनदर को क्या कर सकता है, अप्रोप्रिएट कर सकता है और रिमूव कर सकता है। इसके अलावा हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके अलावा हमने बॉन्ड की डेफिनेशन पढ़ी कि बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करेगा, और ये जो पेमेंट का ऑब्लिगेशन है ये वॉइड हो जाएगा यदि किसी एक्ट को परफॉर्म कर दिया जाता है और यदि किसी एक्ट को परफॉर्म नहीं किया जाता, एज द केस मे बी। बॉन्ड हो गया। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी और चेक। फिर promissory note is an instrument whereby a maker engages himself to pay a specified sum जो मेंशन है ना प्रतिज्ञा पत्र में, वो to another किस पे, 3 चीजों पे, at sight, on demand और time limited। इसके अलावा tort is a civil wrong which has not arise from the breach of contract or breach of trust। बाकी ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड बेनामीदार, ट्रस्टी डज नॉट इंक्लूड अ मोर्गेजी जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है जब मोर्गेज सेटिस्फाई हो चुका है उसके बाद, और रॉन्गफुल पोजीशन वाला। एक बार सब हैंड रेज कर दो। डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर करके नहीं चल सकते, ठीक है, नहीं चल सकते आप इग्नोर करके। ऐसे ही एसआरए की जैसे सेटलमेंट की डेफिनेशन है वो इम्पोर्टेंट था। और मैं आपको जल्दी सारा मैंने आपको पढ़ा दिया है, जल्दी से मैं आपको 4 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 7:28। ठीक है, पढ़ना है, अपने आप टाइम पास नहीं करना है, फोन नहीं चलाना है, किसी का मुंह नहीं ताकना है, वेयर एक्ट उठाओ और पेंसिल उठाओ और सारी डेफिनेशन पढ़ के। नहीं पढ़ोगे खुद का नुकसान है, बस ये मान लेना। ठीक है, एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, सबको समझ में आ गया क्या? किसी को कोई डाउट है डेफिनेशन? देखो नहीं होना चाहिए, मैंने अपना 100% ट्राई किया है। अब आइए देखिए आते हैं क्या क्या बोलता है सेक्शन नंबर 3 विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। आपको सेक्शन 3 टिप्स पे रटा हुआ होना चाहिए। क्या बताना, टिप्स पे रटा होना चाहिए। क्या बोल रहा है सेक्शन 3? लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। देखिए मैंने कल भी सिखाया था आपको कि सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, अपील प्रेफर की जाती है और एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो इन्होंने बोला कि एवरी सूट क्वेश्चन है आपका, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड। सबने नोट्स प्रिंट निकाल ली है क्या? अभी भी समय चाहिए आप लोगों को, प्रिंट निकाल लेना नोट्स को, ठीक है। एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। एलैबोरेट दिस सेंटेंस। इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 6 to 24, जो पीछे आप 6 से लेकर 24 तक जो भी सेक्शन देखोगे, यहाँ पे शायद 4 से 24 लिखा है, बेरक में एक बार चेक करना और मुझे बताना। रुचि मैम एक बार देख के बताइए, यहाँ पे 4 से 24 लिखा है क्या? कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, यस मैम, 4 से 24 लिखा है। 4 to 24 लिखा है ना इसमें नोट्स में, कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन 4 to 24, हर सूट क्या होता है सब लोग समझते हैं, प्लेंट लगता है। अपील मतलब एक बार डिग्री पास हो जाती है, अपन क्योंकि अपन मैं ही मानती हूँ कि भाई छोटे बच्चे किसी को कुछ नहीं आता। अपील मतलब आपकी डिग्री पास हो गई, आप सेटिस्फाई नहीं है तो उसकी अपील लगा दोगे ऊंचे वाले कोर्ट में। और एप्लीकेशन ड्यूरिंग सूट और ड्यूरिंग अपील लग जाती है। तो ये कहा है कि हर सूट जो इंस्टीट्यूट किया गया है, अपील प्रेफर की गई है और एप्लीकेशन लगाई गई है, प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के बाद, प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड जो दिया गया है उस टाइम पीरियड, उसके बाद इसे क्या कर दिया जाएगा? डिसमिस कर दिया जाएगा। डिसमिस, कोई कुछ नहीं बोल रहा, सूट डिसमिस। भाई लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन से सूट डिसमिस हो जाता है। आपका लिमिटेशन एक एसेंशियल हिस्सा है। यदि मान लीजिए कि किसी ने कहा कि 3 साल में आपको यदि किसी सूट को इंस्टीट्यूट करना है, या विद इन 30 डेज आपको अपील लगानी है, या विद इन 10 डेज आपको किसी एप्लीकेशन को लगाना है, और आप ये टाइम पीरियड के बाद
क्या लगाते हो, सूट लगाते हो, एप्लीकेशन लगाते हो या अपील लगाते हो, तो ये डिसमिस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना कि ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज डिफेंस, सब लोगों को पता है ऑर्डर 14 रूल 2, मैं किसी से वैसे नहीं पूछूंगी किसी को पता है नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए। यदि आप एक लॉ के स्टूडेंट हो तो ऑर्डर 14 रूल 2 के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है अभी जानकारी तो अपने माइंड को समझाओ कि हमने पढ़ाई नहीं करी, सीपीसी तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा। ऑर्डर 14 रूल क्या होते हैं, दो तरीके के प्रिलिमिनरी इश्यूज होते हैं। प्रिलिमिनरी इशू दो तरीके के होते हैं कि क्या आपका सूट जुरिडिक्शन से बाहर है, ये होते हैं लॉ वाले क्वेश्चन। लॉ वाले इशू होते हैं इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ लॉ जो होते हैं वो प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस होते हैं, प्रिलिमिनरी इश्यूज होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं कि क्या आपका सूट जुरिडिक्शन के भीतर है या बाहर है, और दूसरा कि क्या आप जो है आपका जो केस है वो किसी लॉ से तो बाहर नहीं है, लिमिटेशन एक लॉ से तो बाहर नहीं है, तो ये होता है प्रिलिमिनरी इशू। तो ये कोर्ट की ड्यूटी है, जब भी कोर्ट, आप देखना कि जब भी कोर्ट इशू फ्रेम करता है तो सबसे पहले इशू ऑफ लॉ लिखेगा। इशू ऑफ लॉ नहीं समझ में आता तो सुनो, इशू ऑफ लॉ होते हैं कि क्या ये सूट जुरिडिक्शन में आता है या नहीं आता है, ये क्या ये सूट किसी लॉ, किसी मतलब किसी लॉ से बाहर है या नहीं बाहर है, ये होते हैं इशू ऑफ लॉ, जिसे कहा जाता है प्रिलिमिनरी इशू। यदि मान लीजिए कि कोई 10 इशू है, किसी केस में 10 इशू है विच इज मिक्स्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ इशू ऑफ लॉ एंड इशू ऑफ फैक्ट, तो कोर्ट मोस्टली सबसे पहले 99.99% सबसे पहले इशू ऑफ लॉ के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। फिर 8-10 क्वेश्चन किसके बनाएगा, फैक्ट्स के क्वेश्चन बनाएगा, क्योंकि सबसे पहले कोर्ट की ड्यूटी यही तो है देखना कि ये जो केस है ये किसी लॉ से बाहर तो नहीं है, ये किसी जुरिडिक्शन, मान लीजिए कि पारुल है, पारुल का जुरिडिक्शन ही नहीं है, पारुल का जुरिडिक्शन नहीं है, केस आया, पारुल ने फैक्ट्स पे केस सुन लिया, फैक्ट्स पे केस सुन दिया, पारुल को बाद में पता चलता है यार ये सूट तो लिमिटेशन से ही बाहर था, किससे बाहर था, लिमिटेशन से बाहर था। गलत है, ये सब चीजें गलत है। पारुल की ड्यूटी है कि सबसे पहले ये चेक करे कि ये लिमिटेशन के अंदर आया है सूट या नहीं आया है। तो मैंने कहा किसकी ड्यूटी है, किसका नाम लिया मैंने विनी मैम, कोर्ट की ड्यूटी है। मैंने ये बोला क्या, डिफेंडेंट की ड्यूटी है, एक बार सब हैंड रेज करो। मैंने ये कहा कि डिफेंडेंट की ड्यूटी है, मैंने कहा कोर्ट की ड्यूटी है, एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। समझिए कि चाहे डिफेंडेंट अपने डिफेंस में लिखे या नहीं लिखे कि सर ये सूट तो लिमिटेशन से बाहर है, डिफेंडेंट नहीं भी लिखता है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू चेक कि सूट लिमिटेशन के अंदर आया है नहीं आया है। ये डिफेंडेंट की ड्यूटी नहीं है, डिफेंडेंट की ड्यूटी नहीं है। सबके सामने वॉइस क्रैक हो रही है या अश्मिता मैम, वॉइस क्रैक हो रही है क्या सबको, आवाज साफ आ रही है क्या, कोई नो मैम, क्लियर क्लियर है। यस मैम क्लियर है। तो समझो अब इस लाइन का मतलब, इस लाइन की महत्वता को समझो। ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज डिफेंस, कि चाहे लिमिटेशन वाला बिंदु एज अ डिफेंस सेटअप नहीं किया गया हो, दैट इज इवन डिफेंडेंट डज नॉट आर्ग्यू कि ऑल्दो, यहाँ पे लिख देना ऑल्दो, even या although defendant does not argue that the suit is barred by limitation, defendant लिख ही नहीं रहा है अपने डिफेंस में कि सर ये सूट तो लिमिटेशन से बाहर है, उसने नहीं लिखा, बोले नहीं लिख रहा, मेरी मर्जी मैंने लिख रहा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू टेक नोटिस ऑफ दिस प्रोविजन ना। और ये डिफेंडेंट बाद में कभी बोल सकता है कि सर ये लिमिटेशन से बाहर है अगेन, लेकिन ध्यान रखो क्या लिखा है, क्या बोला कि हर सूट जो इंस्टीट्यूट किया जाता है, हर अपील जो प्रेफर की जाती है, और हर एप्लीकेशन जो मेड की जाती है आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड पीरियड शैल बी डिसमिस्ड, शैल प्रोविजन shall be dismissed although limitation has not been set up as defense। सबको समझ में आ गया क्या, चाहे डिफेंडेंट ने अपने डिफेंस में ये लिखा हो कि सर ये लिमिटेशन से बाहर है, या चाहे अपने डिफेंस में नहीं लिखा हो कि ये लिमिटेशन से बाहर है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सी ये लिमिटेशन के अंदर आता है या नहीं आता है। सबको समझ में आया। अब मैं जिसका नाम लूंगी, पद्मिनी मैम, टीना मैम, टीना है मैम, टीना क्लास में, गौरव सर, जी मैम। ठीक है, रुचि मैम, आस्था मैम, ठीक है, मैं मानती हूँ समझ में Yes, आ ma'am. गया होगा। आइए
ठीक है, बहुत अच्छा सेक्शन है। आपको यदि एक एक शब्द समझ में आना चाहिए, एक एक शब्द लिखना चाहे आए नहीं है आपको लिमिटेशन का, लेकिन क्या लिखा हुआ है ये समझ में आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है ये समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी इज मैंडेटरी। देखिए इस एक्ट के लिए, मतलब इस एक्ट के लिए कब एक सूट को इंस्टीट्यूट माना जाएगा, कब एक सूट को इंस्टीट्यूट माना जाएगा, ये जो सेक्शन 3 है, मतलब ये सेक्शन 3 है, इसका सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, इस एक्ट के लिए कब किसी सूट को इंस्टीट्यूट माना जाएगा। तो समझ लो ना, पारुल जैन एक अच्छी लड़की, उसके पास खूब पैसा है। ऑर्डिनरी केस में जब पारुल प्रॉपर ऑफिसर के पास में अपना सूट लगा देती, मतलब कोर्ट ने प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं, उसने प्रॉपर ऑफिसर के सामने अपना प्लेंट प्रस्तुत कर दिया, तो ये माना जाएगा कि पारुल ने अपना सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर, जैसे पारुल ने, मान लीजिए कि पद्मिनी को एज अ प्रॉपर ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है और पारुल ने इसके सामने अपना प्लेंट प्रस्तुत कर दिया, तो ये लिखा है सबसे पहला, इन ऑर्डिनरी केस व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंट। ये भी तो बताना जरूरी है ना कि ये तुम जो बोल रहे हो कि यदि सूट इंस्टिट, ये जो सूट नहीं लगा, सूट नहीं लगा कहाँ पे, सूट नहीं लगा विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड, सूट को प्रेस्क्राइब पीरियड के अंदर कब माना जाएगा, हम कब मानेंगे कि प्रेस्क्राइब पीरियड में लग चुका है, जब प्रॉपर ऑफिसर के सामने प्लेंट को प्रस्तुत कर दिया जाता है। व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड इन ऑर्डिनरी कोर्स, मतलब इन नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में जब आप किसी प्रॉपर ऑफिसर को जाके प्लेंट दे आते हो, मतलब प्रस्तुत कर देते हो, प्रेजेंट कर देते हो, इसे माना जाता है कि पारुल ने टाइम से सूट इंस्टीट्यूट कर दिया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर, मान लीजिए मोहन एक गरीब इंसान है, उसके पास पे कोर्ट फीस पे करने के पेमेंट पैसे नहीं है, कोर्ट फीस पेमेंट करने के पैसे नहीं है मोहन के पास में। ठीक है, ऑर्डर 33 सबको पता होनी चाहिए इंडिजेंट पर्सन की डेफिनेशन। आप सभी के सीपीसी तो आता होगा, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो कि मैम हमारे सीपीसी नहीं आता है, तो याद कर लो। ये आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर 33 है। अपील कौन से ऑर्डर में है, इंडिजेंट पर्सन की, कोई भी बताइए माइक ऑन करके। 44 में। ठीक है, 33 में सूट है इंडिजेंट पर्सन का और 44 में अपील है इंडिजेंट पर्सन की। वो सब याद कर लेना कि जहां कोर्ट फीस दे रखी है वहां कोर्ट फीस देने के पैसे नहीं है, जहां कोर्ट फीस दे रखी है नहीं दे रखी है वहां पे उसकी प्रॉपर्टी इतनी नहीं है कि वो 1000 रुपए से ज्यादा हो, वो होता है इंडिजेंट पर्सन। ठीक है, खुद पे अपने आप पे गिलानी फील करना, मतलब स्टार्ट कर दो। यदि आपको कोई चीज नहीं आती ना, अब ये ऐसे नहीं चलेगा काम कि हम पढ़ लेंगे, और यदि नहीं आता तो आप, जैसे मैंने बोला, आपको याद आ जाना चाहिए। यदि याद नहीं है तो सोचो कि यार कहीं ना कहीं तो लिखा है, मैम ने बोला है, तो पढ़ना स्टार्ट कर दो। कि हमें नहीं आता तो गलत चीज, ठीक है, शर्म महसूस करोगे ना तो जिंदगी में आगे ही बढ़ोगे कि यार ये चीज नहीं आती, हमें सीखना चाहिए। लेकिन आप ऐसे सोचोगे कि नहीं आती, बार बार टोकते रहते, तो वो आपकी गलती है। ठीक है, यदि मैं टोकू तो समझ लो, पढ़ लो कि पढ़ना पड़ेगा हमें उसका। अब सुनो, ये तो हुआ प्रॉपर ऑर्डिनरी केस। अब पॉपर के केस में, पॉपर के केस में सूट नहीं लगता है डायरेक्ट, क्योंकि सूट लगाने के लिए तो कोर्ट फीस चाहिए। क्या चाहिए, सूट लगाने के लिए कोर्ट फीस चाहिए। पॉपर के केस में लगती है एप्लीकेशन। बोल रहा है मोहन कि सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्या हूँ, गरीब आदमी। पहले जब मोहन बोलता है कि गरीब आदमी है तो कोर्ट इसको मतलब क्या करता है, कोर्ट इसकी स्क्रूटनी करता है कि वाकई में गरीब है या नहीं गरीब है। जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि वाकई में गरीब है, तो जो ये इसकी एप्लीकेशन है वो इसे एज अ प्लेंट कंसीडर कर लेता है, ऐसा प्लेन कंसीडर करेगा। कोर्ट को लगता है गरीब आदमी नहीं है, इसके पास तो बहुत पैसा है, तो इसकी एप्लीकेशन को रिटर्न कर देता है, टाइम वाइम देता है, वो अपने अपने अभी इस टाइम पढ़ने की बात नहीं है। तो पॉपर के केस में क्या प्रस्तुत होगी, पॉपर के केस में एप्लीकेशन लगाई जाएगी। व्हेन एप्लीकेशन फॉर लीव टू स्यू एज अ पॉपर इज मेड, क्योंकि पॉपर सूट नहीं लगा रहा है, यहाँ पे प्रॉपर सूट नहीं लगा रहा। पॉपर क्या, पॉपर मतलब इंडिजेंट पर्सन, पॉपर क्या लगा रहा है, पॉपर एप्लीकेशन लगा रहा है कि सर मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ कि मैं पॉपर हूँ, आप मुझे सूट कंटिन्यू करना, मतलब मुझे एज अ इंडिजेंट आप मुझे सूट कंटिन्यू करने के लिए परमिशन दो। जिस दिन पॉपर ने एप्लीकेशन लगाई उस दिन से ये माना जाएगा कि पॉपर का सूट इंस्टीट्यूट हो चुका था। एक बार हैंड रेज करो। यदि नॉर्मल आदमी है तो प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट किया गया, और यदि पॉपर आदमी है तो वो सूट प्लेन थोड़ी प्रस्तुत करेगा, वो पहले एप्लीकेशन प्रस्तुत करता है।
क्लेम के साथ में एप्लीकेशन लगती है, एप्लीकेशन प्रस्तुत करता है, एप्लीकेशन टू स्यू एज अ प्रॉपर, कि भाई मैं एज अ प्रॉपर क्या करना चाहता हूँ, सूट को इंस्टीट्यूट करना चाहता हूँ। देखो तीसरी चीज अब समझना, जब कंपनी बाउंड अप होती है ना, कंपनी का क्या होता है, वाइंडिंग अप, समापन। जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो वाइंडिंग अप में कंपनी के लिए एक अपॉइंट होता है लिक्विडेटर। क्या अपॉइंट होता है, एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है उसके। कहा कि जब भी कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो कौन अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर। तो समझो जैसे मैं हूं कंपनी की क्रेडिटर, मुझे कंपनी से पैसे लेने, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे आस्था दिख रही है, आस्था है कंपनी की डेटर, इसको कंपनी को पैसे देना है, कुछ भी वाइस वर्सा कुछ भी। तो यदि मुझे कंपनी को, यदि मुझे पारुल जैन को और जो आस्था है इसको यदि कंपनी के खिलाफ सूट इंस्टीट्यूट करना है, सूट नहीं इंस्टीट्यूट करना, कंपनी के खिलाफ कोई क्लेम प्रस्तुत करना है, तो ये कोर्ट में थोड़ी जाएगी ये, क्योंकि लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर पता है क्या करने अपॉइंट होते हैं, कंपनी की कितनी असेट्स है, कंपनी की कितनी लाइबिलिटीज है, ये डिसाइड करने के लिए अपॉइंट होते हैं कि भाई कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, किसको कितना प्रपोर्शन मिलना चाहिए, ये सब चीज कर। तो यहाँ पे जिस टाइम जो जो भी जो ये जो क्लेमेंट है किसको अपना क्लेम भेजता है, लिक्विडेटर को। मतलब समझना, मैंने लिक्विडेटर को लिखकर भेजा कि सर मैं कंपनी से 1 लाख रुपए मांगती हूँ, क्योंकि लिक्विडेटर को अपॉइंट किया है ना कोर्ट ने कंपनी के लिए। तो देखिए इन द केस ऑफ कंपनीज वाइंडिंग अप, in the case of claim against a company which is being bound up by the court, कोर्ट बाउंड अप कर रहा है तो कोर्ट कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। when the claimant first send his claim to the official liquidator, एक बार वापस हैंड रेज कर दीजिए, 3 चीजें पढ़िए। नॉर्मल केस में प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर के केस में यदि हमने जैसे एप्लीकेशन टू स्यू एज एन इंडिजेंट फाइल करी, और कंपनी के बाउंड अप के केस में जिसमें कोर्ट ने लिक्विडेटर अपॉइंट किया, जब सबसे पहले हम हमारा क्या करेंगे, क्लेम किसको भेजेंगे, हम हमारा क्लेम लिक्विडेटर को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, हम हमारा क्लेम लिक्विडेटर को भेजेंगे। अब देखो बहुत अच्छी बात है, आपको सबको पता होना चाहिए सेट ऑफ और नहीं पता तो आज के टाइम पे क्लियर कर लो। पढ़ने क्यों बैठे हो, पढ़ने इसलिए बैठे हो ना क्योंकि भाई मैं मानती हूँ कि लिमिटेशन नहीं आता, क्योंकि मैं लिमिटेशन पढ़ाने बैठी हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं मानती हूँ कि बाकी सब सब्जेक्ट आते होंगे, ठीक है। तो अब देखो सेट ऑफ, सब लोगों को पता है कि सेट ऑफ में मान लीजिए कि पारुल मोहन को बोल रही है कि ले मैं तुझसे 1000 रुपए मांगती हूँ, कोर्ट में सूट लगा दिया इसने, क्या लगा दिया कोर्ट में सूट, कि सर मैं मोहन से 1000 रुपए मांगती हूँ। मोहन सेट ऑफ क्लेम करता है, मोहन सेट ऑफ क्लेम करता है, सुन लो, सेट ऑफ एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट क्या किया जाता है, क्लेम किया जा सकता है, बाद में नहीं क्लेम किया जा सकता, ठीक है, डिफेंडेंट के द्वारा। समझ में, ये सुन लो, सुनते जाओ जो जो मैं बताती जा रही हूँ, कि जो सेट ऑफ है आप फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट में ही क्या कर सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो, बाद में नहीं कर सकते आप, एक्सेप्ट कोर्ट की परमिशन से। तो पारुल मोहन आके खड़ा हुआ फर्स्ट हियरिंग में और मोहन बोलता है कि सर मैं मानता हूँ कि पारुल मुझसे 1000 रुपए मांगती है, लेकिन मैं इससे 500 रुपए मांगता हूँ। मोहन ने क्या लगाया, मोहन ने लगाया सेट ऑफ, ठीक है, मोहन सेट ऑफ। अब आता है दूसरा, सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, देखो नहीं आ रही तो एक बार बता देना बीच बीच में, माइक एक बार देख ले, आ रही होगी, ठीक है। अब देखो ये तो हुआ सेट ऑफ, अब सुनो काउंट करती है। पारुल बोल रही है कि सर मैं मोहन से 1000 रुपए मांगती हूँ। मोहन बोल रहा है कि चल मैं एडमिट करता हूँ 1000 रुपए मांगती हूँ। सर ये क्या 1000 मांगती है, मैं इससे 2000 मांगता हूँ, मैं इससे 2000 मांगता हूँ। तो ये क्या हुआ, काउंटर क्लेम, ये क्या हो गया, काउंटर क्लेम। यहाँ तो मैं सेट ऑफ क्लेम कर रही थी और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, काउंटर, उसके क्लेम को मैंने काउंटर कर दिया। क्या कर दिया, उसके क्लेम को मैंने काउंटर कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सेट ऑफ की स्थिति में और काउंटर क्लेम की स्थिति में सूट इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये जो सेट ऑफ होता है और ये काउंटर क्लेम होता है, इसका इफेक्ट होता है क्या, इसका इफेक्ट होता है क्रॉस सूट। मतलब क्रॉस सूट मतलब इनको सूट माना जाता है, नया सूट माना जाता है, सेट ऑफ को और काउंटर क्लेम को नया सूट माना जाता है। इस पर मान लीजिए कोर्ट जब क्या, कोर्ट को जजमेंट सुनाना पड़ेगा ओरिजिनल सूट पे भी जो पारुल ने लगाया,
और सेट ऑफ पे भी जो मोहन ने लगाया और काउंटर क्लेम पे भी जो मोहन ने लगाया। पहले बात की बात है लिमिटेशन, पहले ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? सेट ऑफ हमेशा फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट में क्लेम किया जा सकता है। सेट ऑफ हमेशा, जैसे वो बोल रहा है कि तू 1000 मैं 500, काउंटर क्लेम तू 1000 मैं 2000 मांगता हूँ तुझसे, तू क्या 1000 रुपए मांगती है। तो ये इनका इफेक्ट जो होता है क्रॉस सूट होता है, मतलब कोर्ट को जब जजमेंट सुनाना पड़ेगा ना तो ओरिजिनल सूट पे भी सुनाना पड़ेगा और सेट ऑफ पे भी सुनाना पड़ेगा और काउंटर क्लेम पे भी सुनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि मोहन ने सूट इंस्टीट्यूट किया 1 तारीख फरवरी 2025 को, यह है ओरिजिनल सूट, ठीक है। और सोहन ने सेट ऑफ क्लेम किया 10 फरवरी 2025 को। तो इसने क्या बोला कि मैं 1000 मांगता हूँ, इसने सेट ऑफ क्लेम किया 10 फरवरी 2025 को। माइंड में रख लो कि सेट ऑफ के सूट इंस्टीट्यूशन की डेट ये वाली होगी 1 फरवरी 2025। एक बार सब हैंड रेज कर दो, सब याद रखोगे 10 फरवरी को चाहे तुमने सेट ऑफ क्लेम करा हो, 10 फरवरी नहीं होगी, 10 फरवरी नहीं होगी, 10 फरवरी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, 1 फरवरी होगी काउंटर क्लेम। अभी सुना देती हूँ काउंटर क्लेम को कब तक क्लेम किया जा सकता है सीपीसी में, इसके बारे में कोई प्रोविजन नहीं है। यदि किसी को डाउट है तो जाके चेक कर लेना। सेट ऑफ के बारे में प्रोविजन दे रखा है कि कब तक क्लेम कर सकते हो। काउंटर क्लेम के बारे में कोई प्रोविजन नहीं है कि काउंटर क्लेम किस हियरिंग तक, काउंटर क्लेम किस हियरिंग तक, किस ट्रायल तक, किस फ्रेमिंग तक, इशू फ्रेमिंग तक, कोई टाइम पीरियड नहीं है काउंटर क्लेम के लिए। काउंटर क्लेम बोला, मैंने सुना बोला मोहन ने 1 फरवरी 2025 को क्या लगाया, सूट इंस्टीट्यूट करा ओरिजिनल सूट। और सोहन ने या पारुल ने जो भी है डिफेंडेंट सामने, उसने 10 फरवरी 2025 को काउंटर क्लेम लगाया। तो काउंटर क्लेम के संबंध में सूट इंस्टीट्यूशन की डेट मानी जाएगी 10 फरवरी 2025, 10 फरवरी 2025, 10 फरवरी 2025। एक बार हैंड रेज कर दो। सेट ऑफ में मानी जाएगी जिस दिन ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूट हुआ है, काउंटर क्लेम में मानी जाएगी जिस दिन काउंटर क्लेम इंस्टीट्यूट हुआ है। सबको समझ में आया? जल्दी से बता दो। विनी मैम, सानिया मैम, गौरव सर, पद्मिनी मैम, सौम्या मैम, अर्चित, आकाश, रट लेना। जिंदगी में आज के बाद आपको भूलने की जरूरत नहीं है भाई। क्यों भूलना है, क्यों भूलना है चीजों को? रट लो, आपके सीपीसी में भी काम में आएगा। जब आपकी जिंदगी में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा काउंटर क्लेम सेट ऑफ में डिफरेंस, तो मेरी जैसा एग्जामिनर नजर ढूंढेगा ना, तो मेरा जैसा एग्जामिनर इस चीज पे नजर ढूंढेगा, इसने लिमिटेशन का पॉइंट लिखा है क्या। और पता नहीं, मैं अब चलता है जैसे देखो चल रहा है आजकल, तो एग्जामिनर पे डिपेंडेंट रहती है किताबें कॉपियां, क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं चल रहा आजकल, सही बता रही हूँ। एग्जामिनर उसकी मर्जी चल रही है, एक्चुअल नहीं चल रही है, हुआ है ऐसा। तो मेरी जैसी नजरें देखेगी लिमिटेशन का पॉइंट लिखा है, तो मैं यदि लिमिटेशन का पॉइंट नहीं लिखा होगा ना, क्योंकि देखो एग्जामिनर भी तो एक इंसान ही है, एग्जामिनर तो एक इंसान है, उसके बारे में चल रहा है कि इसमें सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में लिमिटेशन वाला मुख्य बिंदु लिखा है क्या, बाकी तो है क्या, दोनों सिमिलर ही रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मुख्य बिंदु यही है कि सेट ऑफ के केस में सूट इंस्टीट्यूशन की डेट मानी जाती है ओरिजिनल सूट, और काउंटर क्लेम के संबंध में सूट इंस्टीट्यूशन की डेट मानी जाती है जिस दिन काउंटर क्लेम लगाया गया। आइए पढ़ते। Any claim by way of set off and counter claim shall be treated as a separate suit। इसे क्या कंसीडर किया जाएगा, मैंने तुम्हें आपको सिखाई दिया, इसे सेपरेट सूट कहा जाएगा। सीपीसी में इसे कहा जाता है क्रॉस सूट, ठीक है। और कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, इन केस ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ के केस में कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा, ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। उस डेट को जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट किया, उस डेट की इंस्टीट्यूशन की डेट जिसमें सेट ऑफ क्लेम किया गया। फॉर एग्जाम्पल, सूट इंस्टीट्यूट हुआ 1 फरवरी 2023 को, सेट ऑफ क्लेम किया गया 1 फरवरी 2024 को, तो सेट ऑफ के लिए सूट इंस्टीट्यूशन की डेट मानी जाएगी 1 फरवरी 2023, ना कि जब वो क्लेम किया गया। काउंटर क्लेम में ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट। तो फॉर एग्जाम्पल, सूट इंस्टीट्यूट किया गया 1 फरवरी 2023 को, लेकिन काउंटर क्लेम किया गया 1 फरवरी 2024 को, तो काउंटर क्लेम की जो सूट इंस्टीट्यूशन की डेट मानी जाएगी 1 फरवरी 2024 मानी जाएगी। सबको समझ में आया? आ जाओ लास्ट वाला। देखो मतलब क्या होता है, मुझे समझ में नहीं आता, ये तो मैं रटती हूँ हमेशा, जो चीज नहीं आती ना मैं सब बोल देती हूँ, मुझे सीखना अच्छा लगता है, इन कंपैरिजन में चीजें गलत बताऊँ। रटा हुआ है
कि जब एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, मतलब नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट लगाना है तो जिस दिन हमने एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर को दी उस दिन मान लेते हैं। मतलब कुछ जानते होंगे नोटिस ऑफ मोशन को, प्रैक्टिकली आई डोंट हैव एनी आइडिया क्या होता है नोटिस ऑफ मोशन, क्या होता है मुझे नहीं पता। थ्योरेटिकली मैंने क्योंकि 100 बार किताबें पढ़ रखी है, ठीक है, 300 300 400 बार कितनी बार पढ़ रखी है। हम लोग कितनी बार ये किताबें पढ़ लेते हैं। प्री से पहुंचते पहुंचते हम इसको 10 बार पढ़ लेते हैं, मेंस में पहुंचते पहुंचते हम इसको 3 बार पढ़ लेते हैं, इंटरव्यू में भी हमने, मान लो पुराना जो 2021 का इंटरव्यू था ना उसमें दो महीने बाद हमारा इंटरव्यू, 2-2.5 महीने। आपको लगता होगा 2-2.5 महीने में हमने कम से कम 10-10 बार ये किताबें पढ़ ली थी, तो हमने कितनी बार पढ़ ली है। तो मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, जीरो प्रैक्टिकल नॉलेज, सही बता रही हूँ। लेकिन मुझे थ्योरी पढ़ पढ़ के समझ में आने लगी कि चीजें यहाँ नहीं। तो कुछ होता होगा एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट, तो नोटिस ऑफ मोशन इन हाई कोर्ट जाते होंगे तो जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर को ये एप्लीकेशन लगाई उस दिन मान लिया जाएगा सूट इज, ठीक है। Ma'am, maybe to avoid the other party. क्या चीज? To avoid the other party, ma'am. Maybe. आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। ऐसे इसको याद कर लो कि एप्लीकेशन बाय मोशन जो हाई कोर्ट में जाती है उस दिन जिस दिन प्रॉपर ऑफिसर द्वारा सूट प्रेजेंट किया जाता है। और आप लोगों को मैं मानती हूँ आइडिया होगा, जो प्रैक्टिस करते हैं मुझे आइडिया नहीं है। लक्ष्मण सिंह वर्सेस हजारा सिंह, इसने कहा कि ये कोर्ट पर बार मतलब कोर्ट पर बार लगाता है एक सूट को एंटरटेन करने के लिए यदि कोर्ट को ये पता चलता है कि ये सूट लिमिटेशन से बाहर है। किससे बाहर है? मैं मानती हूँ सेक्शन 3 भाई बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत अच्छा सेक्शन है, काफी अच्छे अच्छे। सेक्शन 3 बोलता है कब सूट इंस्टीट्यूशन माने, ठीक है। सुनिएगी मेरी बात, 7:54 सेक्शन 3। मेरा पढ़ाना सफिशिएंट नहीं है, आपको भी समझ में आना चाहिए। सेक्शन 3 बेस सेक्शन है, नहीं आया तो नहीं समझ में आएगा आपको लिमिटेशन। अब आओ सेक्शन 4। सेक्शन 4 बोलता है पारुल जैन यहाँ पे जा रही है, वो जान पारुल जैन के पास में 3 साल का टाइम है। कितने साल का टाइम है? पारुल के पास में 3 साल का टाइम है किसी सूट को इंस्टीट्यूट करने का। तो 3 साल में 300, मान लो 300 दिन होते हैं, मैं 365 इंटू 3 नहीं कर रही क्योंकि 3 सिंपल जो हो सकता है वो कर लेती हूँ। मान लो 330 दिन होते हैं एक साल में 330 दिन होते हैं, क्योंकि मैं इसको अच्छे से मल्टीप्लाई कर पाऊंगी। 300, 3 3 9 990 दिन मेरे पास में टाइम है सूट इंस्टीट्यूट करने का। पारुल जैन पहुंचती है 990वें दिन, सही तो कर रही हूँ ना या ये भी गलत कर रही हूँ? 990 डेज को पारुल पहुंचती है कोर्ट में और कोर्ट रहता है बंद। भाई सूट लगाने की डेट है इसके पास में 990 दिन है इसके पास में सूट लगाने के लिए, 989 दिन सोती रही और उसको एकदम से जगती है और याद आता है कि 990वां दिन है, आज आखिरी दिन है, मुझे कोर्ट पहुंचना है। कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट बंद है। भाई इसके अधिकार का हनन तो हुआ है एक दिन का, इसके अधिकार का एक दिन का हनन हुआ है। तो कोर्ट ये सीधी बात बोल रहा है सेक्शन 4, कोई बात नहीं बेटा, कोर्ट बंद है, दुखी मत हो, रो मत, जिस दिन कोर्ट ओपन हो जाए उस दिन तू सूट इंस्टीट्यूट कर दे। हो सकता है कि दिवाली की छुट्टी चल रही है, यदि दिवाली की छुट्टी चल रही है तो दिवाली की छुट्टी की बात कर देना। बस जिस दिन मेरा कोर्ट ओपन हो जाए उस दिन तुम क्या कर देना, उस दिन सूट इंस्टीट्यूट कर देना। एक काम करो, जब तक सो रहे हो और सो जाओ, अभी दिवाली की छुट्टी, तो दिवाली की छुट्टियों के बाद तुम्हारा एक दिन खराब कराना हमने, कोई बात। अब यहाँ पे है, ये तो है जिस दिन पूरा कोर्ट बंद। कभी कभी कोई क्या होता है, मतलब किसी की रिटायरमेंट पार्टी होती है, कोई जज रिटायर हो रहे हैं, किसी के हो सकता है कुछ भी हो, मतलब हाई कोर्ट में लंच हो सकता है, इंटरव्यू चल रहे हो, जुडिशरी के इंटरव्यू चल रहे हो, मतलब कुछ ऐसे कि जिस टाइम पे जो कोर्ट का वर्किंग आवर है 10 से 4:30 जो भी वर्किंग आवर है, आई डोंट नो, 10 से 4:30 जो भी कोर्ट का वर्किंग आवर है, हो सकता है ये 2 घंटे के लिए, कोर्ट है ना उस दिन 2 घंटे के लिए चला, जो रेगुलर कोर्ट है 2 घंटे के लिए चला। अब क्या होता है, पहुंचती है पारुल, सर ये मेरा सूट है, इसको इंस्टीट्यूट कर दो। वो बोलते हैं जो भी क्लर्क है, पियोन जी हैं, वो बोलते हैं या जो भी अंदर एंट्री करने, मैं मैडम कोर्ट तो खुला है। वह बोलते हैं कि मैम कोर्ट बंद है, तो बोलेगी कोर्ट तो खुला है भाई, दिख तो रहा है। तो बोले नहीं फंक्शन चल रहा है। फिर रोने लग गई पारुल की, भाई गलत है ये तो, कोई बात नहीं, इस दिन को भी हम ये मान लेंगे कि पूरे दिन बंद था। भाई 2 घंटे चालू था, हम नहीं मान रहे 2 घंटे चालू था, हम ये मान लेंगे कि ये पूरे दिन बंद था। सेक्शन 4 आ जाइए, सेक्शन 4 समझ में आया क्यों लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन
4 to 24। एक बार सब हैंड रेज कर दो कि चाहे आपका 990वां दिन खत्म हो गया है, टाइम मिल गया ना आपको, इसलिए लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन्ड इन 4 to 24 सेक्शन नंबर 4। व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, व्हेन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, बार बार यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड लिखा हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड पीरियड आफ्टर द यहाँ पे कभी मोस्टली अपन ये नहीं देख रहे आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो प्लीज मेंस के एग्जाम में अपने जो शब्द हैं उनको, एक होता है ना अच्छे से लिखना है, ऐसे मोतियों के जैसे लिखना अपने मेंस के एग्जाम। आफ्टर द एक्सपायरिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अच्छा नहीं लग रहा, लिखा नहीं है बेयर एक्ट में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लिखा हुआ है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, मैं मीन्स के हिसाब से पढ़ाऊंगी क्या है मीन्स। मीन्स इज नथिंग, आपको लिखने की कला आनी चाहिए। तो क्या लिखा कि यदि प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, मैम अभी आपने 4 to 24 वाली क्या बात बोली, वो समझ में नहीं आई मुझे। अरे देखो 990 दिन, 90 दिन खत्म होने के बाद मान लो कि 10 दिन की दिवाली की छुट्टी है, तो मैं 1000वें दिन आऊंगी ना। अब नहीं मैम ये वाली बात नहीं, वो सेक्शन 3 के फर्स्ट क्लोज में जाके 4 to 24 वो क्या था। देखो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मतलब हमको इसको प्रिवेल करना है, ये तो समझ में आया ना गरीब में। यस मैम। क्योंकि इसमें लिखा है सब्जेक्ट टू द, कि जो चीजें लिखी है 424 में उसका ध्यान रखना है। कोई भी सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, कोई भी अपील प्रेफर की जाती है, कोई भी एप्लीकेशन प्रेफर की जाती है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के खत्म होने के बाद। तो सुनो गरीमा, 990 दिन थे ना प्रिस्क्राइब पीरियड तो पारुल के लिए 330 के हिसाब से। यस मैम। अब लेकिन 990 दिन बाद, 990 दिन में वो क्या बोल रहा है क्लर्क कि तुम 10 दिन बाद आना। तो अब इवन तो 990 दिन खत्म हो चुके हैं, मैं आ रही हूँ 1000वें दिन, आ तो रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ ना, क्योंकि सेक्शन 4 में लिखा, इसलिए मैंने बोला कि इवन दो 990 दिन खत्म हो गए, लेकिन अपन को क्या ध्यान रखना है 990 दिन को कैलकुलेट करते टाइम, 4 से 24 तक के प्रोविजन। अब समझ में आया क्या? यस मैम। सबको समझ में आ गया? क्यों बोला मैंने सब्जेक्ट टू द प्रोविजन मेंशन इन सेक्शन 4 to 24, इसलिए बोला। अब देखो क्या लिखा है कि एक प्रिस्क्राइब पीरियड है किसी सूट का, अपील का, एप्लीकेशन का, उस दिन खत्म हो रहा है। ये नहीं, आपको ध्यान रखना है, जिस दिन पहुंच रहे हैं ना उस दिन खत्म हो रहा है, उस दिन। बीच में कोर्ट वोट बंद की बात नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि 600वें दिन पहुंच गए, 700वें दिन पहुंच गए। इन्होंने बीच में कोर्ट खत्म करने की बात नहीं की, इन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा 990वां दिन खत्म हो रहा है उस दिन कोर्ट क्लोज है। सूट, अपील, एप्लीकेशन कब इंस्टीट्यूट की जा सकती है? जिस दिन कोर्ट ओपन हो, जिस दिन कोर्ट ओपन हो उस दिन इंस्टीट्यूट। और एक्सप्लेनेशन में उन्होंने क्या बोल दिया, कोर्ट को क्लोज उस दिन भी माना जाएगा जिस दिन कोर्ट अपने नॉर्मल वर्किंग आवर के टाइम पर कुछ समय के लिए क्लोज रहा। समझ में आया? 4 घंटे या 5 घंटे या 6 घंटे जितना भी काम होता है, यदि मान लो उस दिन 1 घंटे भी क्लोज रहा नॉर्मल वर्किंग आवर से, तो उस दिन पूरा कोर्ट क्लोज माना जाएगा। क्या माना जाएगा? पूरा कोर्ट, की पूरा दिन बंद था। बार मैं मानती हूँ समझ में आ गया होगा। सेक्शन 4 समझ में आया, सेक्शन 4। अब आते हैं सेक्शन 5। अच्छा सेक्शन है, पढ़ लेते हैं, सब 8 तक क्लास लेंगे आराम से, समझ। अब जैसे मैं आपको रटवाती जा रही हूँ ना, चीजों को समझा के रटवा रही हूँ ना, जैसे मैंने बोला आपको लिखवाया मैंने, ऑल दो द जो डिफेंस में वहां पे लिमिटेशन का पॉइंट नहीं उठाए हो, अपने नोट्स में बना लो। ऐसे नहीं कि आप सामने स्क्रीन चल रही है और मेरी बातें सुन रहे हो, सुनने से नहीं समझ में आता, लिखते रहो। सुनो, सेक्शन 5 किस पे अप्लाई नहीं होता? सूट पर अप्लाई नहीं होता है। देख लो अपने बेरक के ऊपर आसपास, ठीक है क्वेश्चन है। सेक्शन 5 क्या सूट पर अप्लाई होता है? तो आप बोलोगे सेक्शन 5 सूट पर अप्लाई नहीं होता है, सूट पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, एक बार समझें इसको, नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलना, जिंदगी में कभी नहीं भूलना कि सेक्शन 5 सूट पर अप्लाई नहीं होता है। क्या बोल रहा है सेक्शन 5 सुनना।
बोल रहा है 990 दिन खत्म हो चुके हैं, 990 दिन खत्म हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है 990 दिन। कोर्ट में पारुल पहुंची, कोर्ट में पारुल पहुंची, सर मेरी बहुत मजबूरी थी, मेरे पास में सफिशिएंट मतलब मेरे पास में एक वैलिड रीजन है कि मैं क्यों इस 990 दिन के अंदर नहीं आ पाई। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे पास में सफिशिएंट ग्राउंड है, सफिशिएंट ग्राउंड है कि मैं क्यों इस 990 दिन के अंदर नहीं आ पाई। तो कोर्ट क्या कर देगा, कोर्ट मेरा टाइम पीरियड एक्सटेंड कर देगा। यदि मैं सफिशिएंट रीजन शो कर देती हूँ तो कोर्ट मेरा टाइम पीरियड क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, वो बोल देगा कोई बात नहीं आ पाई, तुम अब लगा। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट कर, तो समझना ये जो प्रोविजन है ये सूट पर अप्लाई नहीं होता है। मतलब तुम सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पाए तो अब आपकी गलती, आप नहीं कर पाए। सेक्शन 5 केवल और केवल एप्लीकेशन और अपील्स पर अप्लाई। यदि आपने अपील और एप्लीकेशन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड लगाई नहीं है तो आपको सेक्शन 5 का लाभ मिल जाएगा। समझ में आया क्या? एक बार सब हैंड रेज करो। समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि भाई सूट नहीं लगा पाए तो क्या होगा? भाई तुमने तो बोल दिया सेक्शन 5 लिमिटेशन, सेक्शन 5 है ये अपील और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। मोस्टली इंसानों को तो सूट लगाना होता है। ठीक है, तो मैम अब क्या होगा, हम सूट नहीं लगा पाए टाइम से, अपील एप्लीकेशन तो चलो चलता है, हम सूट नहीं लगा पाए। सूट लगाने के लिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है, सूट लगाने के लिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है कोई बताइए, जल्दी से बता दो। अस्मिता सीपीसी पढ़ाई क्या? कोई बताइए माइक ऑन करके। अनुराग सर। मैम ऑर्डर 21 में। वाह 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 वाह। ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन की बात की गई है या किसकी बात की गई है? एग्जीक्यूशन में लिखा है क्या? अरे कहाँ देखो, सूट कहाँ लगाओगे, दिमाग लगाओ। कौन से ऑर्डर में सूट इंस्टीट्यूट करोगे आप? जल्दी से बताओ, ऑर्डर 1 में करोगे क्या? ऑर्डर 2 में, चलो ऑर्डर 4 में करेंगे सूट इंस्टीट्यूट। तो कौन से ऑर्डर में प्लेंट इंस्टीट्यूट करोगे? मैम वो तो ऑर्डर या 7 7 में, ऑर्डर 7 में। ऑर्डर 7 में, तो ऑर्डर 7 रूल 6 में लिखा हुआ है। पहले मैं ये पढ़ाऊंगी फिर अपन ऑर्डर 7 रूल 6 की बात करेंगे। एक बार सब याद रख लेना प्लीज, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे कुछ नहीं, कंफ्यूज कहीं नहीं होते हैं। कंफ्यूज ये होता है कि कौन सा सेक्शन किस पे अप्लाई होता है। पूरे लिमिटेशन में आप कहीं कंफ्यूज नहीं होगी, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगी। मैं बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी, आपको रटवा दूंगी, याद करा दूंगी, माइंड में ऐसे रोम रोम होता है ना, आपके रोम रोम में बस जाएंगे सेक्शन। सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है कि सेक्शन 15 ये समझ में नहीं आएगा, अपील पे अप्लाई होता है, सूट पे अप्लाई होता है। सेक्शन 5 जैसे अभी मैंने बोला, सेक्शन 5 के आगे लिख लो, काला पेन उठाओ, नीला पेन उठाओ, जो काला उठा लो उस पे लिखो यहाँ पे सूट नो 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 नो, अपील एप्लीकेशन यस 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 यस, ऐसे करो। अब देखो क्या लिखा ना, कोई मतलब ये सेक्शन 5 बड़ी चीजों पे अप्लाई नहीं होता। सुनो, सेक्शन 5 बड़ी चीज, तो बड़ी चीज मैं बोलूंगी, बड़ी चीजें क्या है? बड़ी चीजें मतलब सूट, और बड़ी चीज है एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन। एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन बहुत बड़ी चीज है कि भाई एग्जीक्यूट। तो इन्होंने बोला कि सेक्शन 5 एनी अपील, कोई भी अपील, जो एनी एप्लीकेशन, लेकिन वो एप्लीकेशन कौन सी नहीं होनी चाहिए? ऑर्डर 21 सीपीसी की एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो ऑर्डर 21 में किसकी एप्लीकेशन लगती है? एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगती है। मैं मानती हूँ आस्था मैम, गरिमा मैम, इमरान सर, विनी मैम याद रखोगे। सेक्शन 5 बड़ी चीजों पे अप्लाई नहीं होता है, बड़ी चीजों पे अप्लाई नहीं होता है। किन पे अप्लाई होता है? छोटी छोटी चीजें, एप्लीकेशन और जो अपील एप्लीकेशन, जो ऑर्डर 21 की एप्लीकेशन नहीं है, और अपील यदि आपने मतलब इसको एडमिट किया जा सकता है प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। यदि अपीलांट, शब्द याद रखना, अपील के लिए कौन व्यक्ति होगा? अपीलांट। एप्लीकेशन के लिए कौन व्यक्ति होगा? एप्लीकांट। सूट के लिए कौन व्यक्ति होगा? प्लेंटिफ। तो अभी है नहीं यहाँ पे सूट, तो इन्होंने बोला कि इनको अपन प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी एडमिट कर सकते हैं। कोर्ट को बोल रहा है यदि अपीलांट और एप्लीकांट कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि मेरे पास में सफिशिएंट कॉज है। क्या है? सफिशिएंट कॉज है, क्यों मैंने अपील को प्रेफर नहीं किया और मैंने एप्लीकेशन नहीं लगाई। तो क्या बोल रहा है कि द कोर्ट में एडमिट
application other than application under order 21 or the appeal even after the prescribed completion of prescribed time period if the applicant and appellant satisfies the court that I have sufficient reason for not preferring appeal or not making an application. और कोर्ट को उसने सेटिस्फाई कर दिया तो कोर्ट बोलेगा कोई बात नहीं, क्योंकि कोर्ट का काम जस्टिस दिलाने का है। कोर्ट का काम जस्टिस दिलाने का, नेचुरल जस्टिस पे, नेचुरल जस्टिस पे नहीं, नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। हो सकता है भैया बहुत भयंकर स्थिति खराब हो, नहीं आ पाया, अब आप क्या कर लोगे? अब आप लड़ रहे हो कि नहीं लिमिटेशन से बाहर, तो इतना रिजिड कानून नहीं होना चाहिए, इतना रिजिड कानून। तो इन्होंने देखो एक्सप्लेनेशन, ये एक जनरल एक्सप्लेनेशन है। आपको इस एक्सप्लेनेशन को इस सेक्शन का फर्दर चीज नहीं, मतलब इस सेक्शन का प्रोविजन नहीं मानना है, इस सेक्शन का प्रोविजन नहीं मानना, ये जस्ट एक नॉर्मल है, नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है जो बोल रहा है कि इसको एक सफिशिएंट कॉज माना गया कि कोई अपीलांट है और कोई एप्लीकांट है, वो किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट से क्या हुआ, कंफ्यूज हुआ इन असर्टेनिंग और कंप्यूटिंग द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड, और यदि वो कंफ्यूज हुआ तो सफिशिएंट कॉज, ये जस्ट एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, क्या आगे लिख दे रहा नॉर्मल, ये जस्ट एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के जजमेंट से इन्फ्लुएंस हुआ, ये जस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है। यदि कोई व्यक्ति नॉर्मल कोर्ट के भी जजमेंट से, नॉर्मल कोर्ट के भी प्रैक्टिस से, नॉर्मल कोर्ट के भी ऑर्डर से मिसलीड हुआ है या कोई अदर रीजन से भी मिसलीड हुआ है तो भी सफिशिएंट कॉज माना जा सकता है। इन्होंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दी है कि ये फैक्ट कि अपीलांट और एप्लीकांट मिसलीड हुआ हाई कोर्ट के, अगेन हाई कोर्ट जस्ट समझा, ऐसे लिखा हुआ है, इस सेक्शन का फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट ऐसे कि कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट के ऑर्डर, प्रैक्टिस, जजमेंट से क्या हुआ, मिसलीड हुआ, क्या हुआ, मिसलीड हुआ टाइम, प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए, तो कोर्ट बोल सकता है इसको सफिशिएंट कॉज माना जाए। मैं बोल रही हूँ ये सफिशिएंट कॉज का एक्सटेंडेड वर्जन नहीं, ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन नहीं, इसको आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, आप इसके नीचे लिख सकते हो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि कोई व्यक्ति हाई कोर्ट के ऑर्डर से, जजमेंट से, प्रैक्टिस से मिसलीड होकर प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड को कैलकुलेट नहीं कर पाया कि मुझे कितने टाइम में जाना है, तो इसे सफिशिएंट कॉज माना जाए। ठीक है, एक बार हैंड रेज कर दीजिए, जल्दी से बता दीजिए आस्था मैम किस पे अप्लाई होता है सेक्शन 5, जल्दी जल्दी माइक ऑन करो। मैम अपील पे एंड एप्लीकेशन पे। अरे भाई पूरा आंसर, ये अधूरा आंसर नहीं है, कौन सी एप्लीकेशन पे? मैम सॉरी, अपील एंड एप्लीकेशन दैट इज अदर देन एप्लीकेशन दैट इज अंडर ऑर्डर 21। एक बार सब हैंड रेज कर दो, कभी भी भूलना नहीं है भाई साहब, लिमिटेशन एक भयंकर सब्जेक्ट है, तब अगेन, और भयंकर सिर्फ इन्हीं कारण से, किस पे अप्लाई होता है, किस पे अप्लाई नहीं होता। अब आइए, पारुल जैन बोल रही है सफिशिएंट कॉज, सफिशिएंट कॉज, व्हाट इज सफिशिएंट कॉज, हम किसको सफिशिएंट कॉज माने? तो सफिशिएंट कॉज इज नोवेयर डिफाइंड, एग्जाम में आया था क्वेश्चन 2021 में, सफिशिएंट कॉज इज नोवेयर डिफाइंड, क्या ये डिफाइन हो सकता है केस टू केस, क्या हो सकता है केस टू केस। हजारा वर्सेस रूबी पार्क हाउसिंग लिमिटेड ने, जैसे मैंने बोला ना कि इट वाज हेल्ड दैट बाइंडिंग ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू इंश्योर द वैल्यूएबल राइट टू स्यू शुड नॉट बी डिफीटेड, यदि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है तो भाई साहब नेचुरल जस्टिस पे आधारित है हमारा कोर्ट, यदि कोई सामने वाला व्यक्ति प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो आपको छूट तो देनी चाहिए, ठीक है, ये मतलब, और आपको जैसे ये बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इलनेस ऑफ पार्टी, मतलब बहुत ही भयंकर बीमार था, डेथ ऑफ काउंसिल, पर्सन इज इन इम्प्रिजनमेंट कुड बी सम एग्जांपल ऑफ सफिशिएंट कॉज। जस्ट ये मैं वापस बोल रही हूँ, एग्जॉस्टिव एग्जांपल नहीं है कि सर मैं जेल में था, ठीक है, मैं जेल में था, मैं बोनाफाइड में, लेकिन कोई मुझे एक बात बताओ, कोई बताओ, कोई ये बोल सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं था, प्रतीक सर, कोई बोल सकता है कि मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए मैंने सूट इंस्टीट्यूट नहीं किया, क्या ये सफिशिएंट कॉज हो सकता है क्या? कोई तो माइक ऑन करके बोलो, छोटी छोटी No, ma'am. नो मैम। नो मैम। भाई तू गरीब है, तो गरीब हो तो बोल सकता है कि यार मेरे पास नहीं, मेरे पास सर पैसा मैम वो नहीं है। कॉपर वाला तो ला सकता है ना। मैम अभी तो कॉपर वाले कोई चूक ले आएगा कोई एक बार सब हैंड रेज कर दो कि गरीबी सफिशिएंट कॉज नहीं हो सकता भाई, लेकिन और देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा पोवर्टी इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड, भाई पोवर्टी काहे को सफिशिएंट ग्राउंड, पोवर्टी के लिए तू एप्लीकेशन लिया था तो पोवर्टी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं जेल में बंद था,
ठीक है। और ठीक है, मैं और ये भी नहीं बोलना कि सर मुझे तो पता ही नहीं था, ये केस मुझे 3 साल के अंदर लाना है, मुझे तो पता ही नहीं था ये केस मुझे 4 साल के अंदर लाना है, 5 साल के, तो सबको पता है, ये सारा ज्ञान बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, लॉ स्कूल लॉ में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, सबको पता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कभी भी एक्सक्यूजेबल नहीं है, नहीं क्षमा, नहीं पता था तो घर जा, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। तो क्या क्या एक्सक्यूज क्या हो सकता है कि भाई पार्टी बहुत भयंकर बीमार थी, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मैं जेल में बनता, तो ये सफिशिएंट कॉज है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। मैं नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। पोवर्टी इज नॉट अ सफिशिएंट ग्राउंड। ठीक है। अब अगेन सेक्शन 5 एक रिलीफ है, ये आपका अधिकार नहीं है, कोर्ट को इंसिस्ट नहीं कर सकते कि सर प्लीज मुझे सेक्शन 5 के अंदर सफिशिएंट टाइम दे दो। इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट टू अप्लाई सेक्शन 5 और नॉट। ठीक है। तो इट इज ओनली अ रिलीफ, इट इज नॉट योर राइट। आप राइट नहीं बना के, राइट नहीं है आपका, ये सिर्फ एक रिलीफ है। फिर सेक्शन 5 अपील और एप्लीकेशंस पर अप्लाई होता है, लेकिन सूट्स पर अप्लाई नहीं होता। मैंने सिखा दिया क्लास के स्टार्टिंग में, सूट पर सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 6 बताता है। ऑर्डर 7 रूल 6 permits the plaintiff exemption from limitation where a suit instituted after the expiration of period। मैंने रटवा दिया है आपको, दिमाग नहीं लगाना, रटवा चुकी हूँ मैं आपको कि अपील और एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21 के एप्लीकेशन पर अप्लाई होता है। यदि आपको सूट बाद में है, मतलब वो सूट वूट लगाने में परेशानी हुई, ऑर्डर 7 रूल 6 में जाओ। फिर रख लो, मैंने वापस लिख दिया कि कंडोनेशन ऑफ डिले यदि किसी को देना है तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, आप जबरदस्ती नहीं, आप प्रे कर सकते हो, लेकिन कोर्ट को इंसिस्ट नहीं कर सकते। एक बार सब हैंड रेज कर दो। आज तक की क्लास, अभी तक हम यही पढ़ते हैं, सेक्शन बेयर उसमें पढ़ते, आ जाइए उसमें देखते हैं और कुछ लिखा हो तो। देखो आप लोगों को ऐसे लगता होगा, ऐसे ही बनाते हैं हम नोट्स, नहीं समझ में आता मैं हिंदी में लिख देती हूँ। सेक्शन 3 हमने पढ़ लिया। सेक्शन 5 ऊपर से देख लेते हैं कि जब अपील और एप्लीकेशन लगाई जाती है तो एग्जीक्यूशन कोर्ट सेटिस्फाई है कि सफिशिएंट कॉज है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है टाइम पीरियड के बाद। सफिशिएंट कॉज की यदि ये एक्सप्लेनेशन है, अगेन एक्सप्लेनेशन है सफिशिएंट कॉज की, मैं बार बार बोलूंगी, ये जो एक्सप्लेनेशन है उसके नीचे आप लिख देना जस्ट एन एग्जाम्पल, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। यदि कोई भी व्यक्ति मिसलीड हुआ है हाई कोर्ट के जजमेंट से तो ये सफिशिएंट कॉज है। यदि कोई भी व्यक्ति किस रीत से ही भारते, किससे भारते, रीत से ही भारतीय सर्कमस्टांस है तो एक सफिशिएंट कॉज है। मिस्टेक बोनाफाइड है, सफिशिएंट कॉज है। नेग्लिजेंट मैंने आपको सिखा दिया, नेग्लिजेंट नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट नेग्लिजेंस, कोई बेनिफिट नहीं मिला जाएगा। ठीक है। और डिले, यदि आपने डिले किया है तो हर दिन का डिले वो किया जाएगा। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, पॉवर्टी इज नॉट एन एक्सक्यूज, इम्प्रिजनमेंट इज सफिशिएंट, मैं जेल में बनता नहीं कर पाया। ठीक है। और आर्मी पर्सोनल को लीव नहीं मिली तो इट इज अ सफिशिएंट ग्राउंड। और ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके, कहाँ अप्लाई नहीं होता, और रटवा दिया मैंने। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये ऑप्शन नहीं दे रही मैं आपको, ये मैं ऑप्शन नहीं दे रही केस लो याद करना हो तो कर लेना, मैंने कहा कि ये केस को याद कर लेना, इस केस को याद कर लेना। ठीक है। अगेन आई एम नॉट गिविंग यू एन ऑप्शन, इसको याद करना चाहो तो कर लेना। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसने सीधी बात बोली कि ये रिलीफ है, आप इसको एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते हो। अगेन, और सेक्शन 5 किस पर अप्लाई होता है, सेक्शन 5 अपील और एप्लीकेशन जो अदर देन ऑर्डर 21 उस पे अप्लाई। पढ़ाऊंगी नहीं मैं सेक्शन 6, लेकिन सुनते हुए जाओ। सेक्शन 6 किस पे अप्लाई होता है, जिस पर सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 6 किस पे अप्लाई होगा गरिमा, मैम सूट पर और अरे आधी अधूरी बात मत बोला करो, सूट पर और अपील पर, एप्लीकेशन पर। सही में अपील पे क्यों अप्लाई होगा, सेक्शन 5 होता है ना अपील पे अप्लाई, ये सिखाया Yes, है मैंने, ma'am. बोला सेक्शन 6 किस पे अप्लाई होता है, जिस पे सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता। तो सेक्शन 5 किस पे अप्लाई नहीं हो, सेक्शन 5 सूट्स पर और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 पे अप्लाई नहीं होता ऑर्डर ना। 21, यस मैम। सब हैंड रेज कर दो, याद करते हुए जाओ, बेयर एक्ट उठाओ और बेयर एक्ट में साइड में लिख दो, नोट्स के प्रिंट निकाल लेना, नोट्स के प्रिंट निकाल लेना। थोड़े थोड़े पैसे अच्छी चीजों के लिए जोड़ा करा करो, सिगरेट पीने पे, कॉफी पीने पे बाहर, और ये सब चीजों को छोड़ के थोड़े से पैसे इकट्ठे करके
इसका प्रिंट निकाल लेना और उस प्रिंट पे और आपके पास में यदि काले से निकले तो नीले पेन से लिख देना कि सेक्शन 6 किस पे अप्लाई होता है। सेक्शन 6 सूट्स पर और एप्लीकेशन ऑर्डर 21। मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने आपको उल्टा बोल दिया कि सेक्शन 6 किस पे अप्लाई होता है, जिस पे सेक्शन 5 अप्लाई नहीं होता। तो आपको सबको पता है कि सेक्शन 5 किस पे अप्लाई नहीं होता, सूट पर और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 पर अप्लाई नहीं होता, तो जिस पे सेक्शन 6 अप्लाई हो जाए। अच्छा सेक्शन है, इसको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, तो अपन इस क्लास को कल कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं मानती हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा।